हेलो फ्रेंड्स, 11th मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है फंड्स टू पार्टीज, गवर्नमेंट में अमेंड एफसीआरए अगेन। तो हमने ये कल भी डिस्कस किया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये काफी न्यूज में रहा है ये। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय वेरियस एंटिटीज। तो एनजीओस के रिलेटेड भी एफसीआरए काफी न्यूज में था, और अब जो न्यूज में है वो ये है रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है। तो फॉरेन कंपनी से वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये एफसीआरए एक्ट ऑफ 2010 में भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी है, और एफसीआरए एक्ट ऑफ 1976 में भी था। तो ये पुराना एफसीआरए एक्ट था जिसको अब 2010 एक्ट ने रिप्लेस किया है। हमने कल न्यूज में ये भी डिस्कस किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का रूलिंग था कि जो वेदांत ग्रुप जो है यूके बेस्ड कंपनी है, इनसे जो फंडिंग कांग्रेस और बीजेपी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मिली थी, ये इलीगल, क्योंकि फॉरेन फंडिंग अलाउड नहीं है, तो उसको इलीगल माना गया था। तो ये ऑर्डर के रिस्पॉन्स में 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एफसीआरए एक्ट को अमेंड किया रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले से एप्लीकेबल होगा। मतलब 2016 में अमेंडमेंट किया, बट एफसीआरए एक्ट 2010 का है तो तब से एप्लीकेबल होगा। मतलब 2010 से लेके जो चेंजेस कर दिए गए, फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन को चेंज किया गया, तो जो अभी जो कंट्रीब्यूशन हुए थे वो फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएगा, इसलिए वो अब लीगल हो गया ऐसे। तो अब और एक पिटीशन सामने आया मार्च 2017 में, ये क्लेम करते हुए कि 2010 से तो इन्होंने कर दिया, पर जो ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का वो 2004 टू 2012 में इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग ली थी उसके ऊपर था। तो 2010 से तो उन्होंने टेक केयर किया, पर उससे पहले 2004 से 2010 तक का क्या, वो अभी भी इलीगल है। तो अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन मांग रही है। तो अटॉर्नी जनरल इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट, तो लीगल एडवाइस मांग रही है कि क्या एफसीआरए एक्ट 1976 अमेंड किया जा सकता है। अभी एफसीआरए एक्ट 1976 अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, वो रिप्लेस कर दिया गया है। तो क्या एक रिप्लेस एक्ट को हम अमेंड कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, ताकि वो जो फंडिंग की गई थी वो इलीगल ना रहे। तो ये गवर्नमेंट उस पर सजेशन मांग रही है। गवर्नमेंट, द होम मिनिस्ट्री ये जस्टिफाई कर रही है कह के कि फॉरेन कंपनीज का डेफिनेशन एफडीआई की वजह से काफी चेंज हो गया है। तो जो सच डेफिनेशन चेंज हुआ है, लेकिन एफसीआरए एक्ट में चेंज नहीं हुआ था, इसीलिए हम ये कर रहे हैं ताकि फॉरेन कंपनी डेफिनेशन अलाइन किया जा सके विद एफडीआई पॉलिसीज। तो ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट प्लान्स टू गो पेपरलेस। तो ये इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक सिस्टम इनिशिएट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को डिजिटाइज कर देगा, सुप्रीम कोर्ट विल बिकम डिजिटल, मतलब पेपरलेस हो जाएगी। तो इसके अंदर लिटिगेंट डिजिटली केस फाइल कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेस देख सकते हैं, इवन रियल टाइम बेसिस पे उसका प्रोग्रेस पता चलेगा। तो ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने ये भी कहा है कि इसको 24 हाई कोर्ट से और सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये नया स्कीम है। इवन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे काफी सारा पानी, मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज बचेंगे, क्योंकि एक A4 साइज पेपर बनाने के लिए वो कहते हैं कि 10 लीटर्स वाटर लगता है A4 साइज पेपर बनाने के लिए। तो वो है। ऑल्सो एक चीज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काफी सारे डिलेज है, पेंडिंग केसेस काफी ज्यादा है। 61,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 24 हाई कोर्ट्स में ओवरऑल 38.7 लाख केसेस पेंडिंग है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस बार डिसाइड किया है कि समर ब्रेक में भी वो सिटिंग करेंगे, बेंचेस होगी, तो इसीलिए इसको भी अप्रिशिएट किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया प्रोटेस्ट कैनेडियन पीएम्स प्रेजेंस एट खालसा डे। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इनका प्रेजेंस था ये सिख कम्युनिटी इवेंट में इन टोरंटो इन कनाडा। तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर्स जो थे, जैसे जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले, इनको फेलिसिटेट या ग्लोरीफाई किया गया यहाँ पे। तो उसके अगेंस्ट इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले और उनके जो एसोसिएट्स थे, इनको जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था इंडिया का, उसके अंदर इनको मार दिया गया था। तो अब इनको ग्लोरीफाई किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है। प्लस इवन पहले भी हमने ये पॉइंट रेज किया था, तो ये गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इसके ऊपर पहले भी हमने कंसर्न्स रेज किए थे, अब फिर से ये इंसिडेंट हो रहा है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, उनके एक मेंबर है हरिंदर कौर मल्ही, तो ये सिख ही है। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन
लेजिस्लेटिव बॉडी में पास किया, कॉलिंग एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984 जो इंडिया में हुए थे वो जेनोसाइड थे। तो जेनोसाइड का मतलब है कि पर्पसली एक कम्युनिटी को एलिमिनेट करने की कोशिश। तो ये क्लेम, ये एलिगेशन एज सच इंडिया के अगेंस्ट रेज किया गया, तो इसको पास किया गया, उसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑलरेडी प्रोटेस्ट किया है। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, बेसिकली ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे पंजाब के यहाँ पे सिख लीडर्स, ये गोल्डन टेम्पल में वो आर्म्ड लीडर्स थे जो यहाँ गोल्डन टेम्पल में शेल्टर ले रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लीडरशिप में यहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसके अंदर ये मिलिटेंट्स के साथ फाइटिंग हुई, आर्मी टैंक्स लेकर गोल्डन टेम्पल प्रीमाइसेस में पहुंची, और ये जो हुआ, जो कन्फ्रंटेशन एनकाउंटर, उसमें ये सारे जो मिलिटेंट्स थी यहाँ मारे गए, जर्नल सिंह भिंगरेन वाले भी। तो इसकी वजह से सिख कम्युनिटी काफी एंटेगनाइज हो गई, खफा हो गई विद द गवर्नमेंट, क्योंकि उनका सेक्रेड प्लेस से उसको डिसेक्रेट किया गया था, वहां बुलेट मार्क्स वगैरह थे, तो ये पसंद नहीं किया गया। और इसकी वजह से इवन जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके खुद के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट कर दिया। और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट्स हुए दिल्ली और बाकी सारे रीजन्स में इन इंडिया। तो उन एंटी सिख राइट्स को यहाँ जेनोसाइड क्लेम किया जा रहा है, जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट भी डिनाई कर रही है। तो ये पूरा इंसिडेंट था। तो खालिस्तान करके सेपरेट स्टेट मांगते हैं जो सिख लीडर्स है वो। प्लस अगला न्यूज आइटम है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी विल राइज इन इंडिया सेज न्यू स्टडी। तो इंडिया ने प्लान किया है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे बाय 2025, पर ये जो नई स्टडी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस जो है वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ेंगे, ओवरऑल भी बढ़ेंगे। 4 नेशन है, रशिया, इंडिया, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज्यादा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस है। 40% ऑफ वर्ल्ड केसेस इन 4 कंट्रीज में ही है, और इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी केसेस है, और इवन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो इसीलिए मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब है कि टीबी जो बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं एंटीबैक्टीरियल, वो उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया में, तो वो ड्रग्स फिर काम नहीं करते। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, 2 मेजर फर्स्ट लाइन ड्रग्स, अगर उनको टीबी उनका एलिमिनेट नहीं कर पाते, ट्रीट नहीं कर पाते, तो उसको कहते हैं फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हुआ है। फिर एक्सडीआर टीबी होता है, जो फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ड्रग्स जो है उनसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उनसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इनकी वजह से फिर बेटर ड्रग्स चाहिए होते हैं, तो वो ड्रग काम नहीं करते, तो और बेटर ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स चाहिए, थर्ड लाइन ड्रग्स चाहिए। तो इंडिया में जो हायर ड्रग्स भी है, नए टीबी ड्रग्स, बेडाक्विलिन और डेलोमिनेट, ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है। बेडाक्विलिन भी सिर्फ 6 रीजन्स में इंडिया में अवेलेबल है। इवन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था इंडिया को कि डेलोमिनेट भी वो अक्वायर करे फॉर टीबी पेशेंट्स, क्योंकि एमडीआर टीबी पेशेंट्स भी काफी ज्यादा है, और ये बहुत रिस्ट्रिक्टिवली प्रोवाइड किया जा रहा है। अराउंड 79,000 पेशेंट्स है, सिर्फ 207 पेशेंट्स को ये नए ड्रग्स दिए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो एमडीआर, एक्सडीआर टीबी में ये ड्रग रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है? जब पेशेंट्स कोर्स सही से लेते नहीं है, कंप्लीट नहीं करते, तो फिर वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स, टेक एट रेगुलर इंटरवल्स, वो जरूरी होता है इसमें। तो जब ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो वो ड्रग भी काम नहीं करेगा। तो लेकिन जो पेशेंट सफर कर रहे हैं एमडीआर, एक्सडीआर टीबी, तो वो तो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो मर जाएंगे अगर उनको ड्रग्स नहीं मिलेगी। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी इस रिलेटेड भी है। तो ये है रिगार्डिंग ड्रग रेजिस्टेंस, और ये 6 प्लेसेस है इंडिया में जहाँ पे बेडाक्विलिन नया ड्रग भी प्रोवाइड किया जाता है रिस्ट्रिक्टिवली। फिर अगला न्यूज आइटम है, डोंट इंसिस्ट ऑन आधार फॉर 17 गवर्नमेंट स्कीम्स सेज पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट। तो एक नया पेटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आधार क्यों मैंडेटरी किया जा रहा है। तो 1 जुलाई 2017 से ये सारी स्कीम्स के लिए बेनिफिशियरीज को अपना बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगा, आधार लेना होगा, वरना वो बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये पेटिशन कह रहे हैं कि ये इलीगल है। आधार एक्ट 2016 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको पेटिशन को इवन सजेस्ट किया गया है कि इसको बाकी जो पेटिशन ऑलरेडी आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है, तो उसके साथ ये टैग कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। तो ये अब नया केस भी आएगा, इसके ऊपर हियरिंग होगी। तो आधार एक्ट भी मनी बिल की तरह पास किया गया। तो मनी बिल पास की तरह ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि फिर राज्यसभा के पास पावर्स नहीं, और राज्यसभा में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो प्रोटेस्ट नहीं हो गए, डिलेज नहीं हो गए, इजीली पास हो गया। इवन लोकसभा में जब ये पास किया गया आधार बिल, तो
प्रेजेंस काफी कम थी, सिर्फ 73 मेंबर्स प्रेजेंट थे लोकसभा में आउट ऑफ 543 टोटल स्ट्रेंथ। तो ये था, तो ये ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है कि वो एक मनी बिल करके पास किया गया, हालांकि इट डज नॉट कम अंडर दैट कैटेगरी, पर इसका डेफिनेशन मनी बिल का ऐसे है कि फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर का हो, तो वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है ट्रम्प फायर्स एफबीआई चीफ अमिड रशिया प्रो। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एफबीआई चीफ जो है जेम्स कॉमी, इनको फायर कर दिया है। तो इसको बोथ रिपब्लिकन पार्टीज और डेमोक्रेट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने रीजन ये दिया, एफबीआई एक्चुअली दो केसेस देख रही है। एक तो है रिगार्डिंग हिलरी क्लिंटन, उन्होंने प्राइवेट सर्वर्स यूज किए ऑफिशियल ईमेल्स भेजने को जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अंडर बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा एलिगेशन है कि रशियन इंटरवेंशन हुआ था इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। तो इन दोनों केसेस को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हमने इनको इसीलिए एफआईआर किया क्योंकि हैंडलिंग ऑफ हिलरी क्लिंटन ईमेल इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ था। तो ये क्लेम किया जा रहा है। पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने और भी अटॉर्नी जनरल को फायर किया था क्योंकि उन्होंने उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से ट्रैवल बैन जो लाया था उसको डिफेंड करने से मना किया था, इसलिए उनको फायर कर दिया। इवन एक न्यूयॉर्क अटॉर्नी को फायर किया गया क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उन्होंने व्हाइट हाउस से ऑर्डर दिया कि सारे जो फेडरल अटॉर्नीज है उनको रिजाइन करना चाहिए, पर इन्होंने रिफ्यूज किया रिजाइन करने से, तो उनको फायर किया। तो ये हो चुका है। एफबीआई डायरेक्टर ये सेकंड टाइम यूएस में फायर किए जा रहे हैं, पहले बिल क्लिंटन ने भी 1993 में एफबीआई डायरेक्टर को फायर किया था। तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया है यूएस में। फिर अगला न्यूज आइटम है रेल रेगुलेटर टू डिफाइन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक रेल रेगुलेटर पहला बनाया जाएगा, इसको प्रपोज किया गया है। तो ये प्रपोज किया गया है टू डिसाइड टैरिफ फॉर पैसेंजर्स इन फ्लाइट ऑपरेशंस। तो ये रिकमेंडेशन होगी उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी वो रिकमेंड करेंगे और इनको गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको फिर रूल्स की तरह लाया जाएगा अंडर रेलवे एक्ट, तो ये फिर एनफोर्सेबल किए जाएंगे। और इवन और एक सजेशन था टू ब्रिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रेलवेज में, तो सबको फैसिलिटेट करने के लिए भी ये प्रपोज किया गया है। अब तक इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। ये रेल बोर्ड जो है रेलवे कमेटी जो एक थी विवेक देब्रॉय कमेटी, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग होना चाहिए, तो ये भी सजेस्ट किया गया था कि इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग दिया जाए। तो अब तक कोई स्टेप्स एज सच लिए नहीं गए हैं। अब यही आ रहा है कि इसको पावर्स दिए जाएंगे अंडर रेलवे एक्ट टू स्ट्रेंथन इट, तो वही है। तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए, तो ये सजेशन था, इसको इम्प्लीमेंट करने के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब तक बना नहीं है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इवन जो टैरिफ्स है, टैरिफ्स डिसाइड करना जरूरी है क्योंकि ये माना जाता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो पैसेंजर टैरिफ इंक्रीज नहीं किए गए और क्रॉस सब्सिडी जो होता है फ्लाइट टैरिफ्स, उनकी वजह से पैसेंजर टैरिफ्स को कंपेंसेट करते, उस वजह से फ्लाइट सेक्टर भी सफर कर रहा है और पैसेंजर्स टैरिफ्स इंक्रीज करने के लिए इन रैशनल मैनर ये रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो ये रिकमेंड करेगी, फाइनली कैबिनेट इसको अप्रूव करेंगे फेयर्स को। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, सेंटर मल्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशर फोक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई है, नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज 2017। तो ये एक डेकेड के लिए 10 साल के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसमें स्टेप्स लिए जाएंगे मरीन फिशरीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये भी कहा जाता है इनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन्स नहीं मिलते, जिस वजह से ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंसर्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से काफी इनका जो रिस्की नेचर है बिजनेस का भी वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनको सर्वाइव करना। तो गवर्नमेंट अब फैसिलिटेट करेगी नाबार्ड के थ्रू, इवन इनको लोन्स दिए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा इनका, तो स्टेप्स लिए जाएंगे मरीन फिशरीज को डेवलप करने के लिए। इवन उन्होंने कहा है ये इंश्योर किया जाएगा कि IUU फिशिंग नहीं प्रमोट किया जाए, तो ये काफी न्यूज में रहा है, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, तो उसको भी कर्व करने के स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वही है, सस्टेनेबल करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सकता है, न्यूट्रिशन, इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जेंडर इक्विटी को भी प्रमोट किया जाएगा, इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि आप इतना फिशिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लो कि फ्यूचर जनरेशन फिर सफर करे, वो नहीं होना चाहिए। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी को भी एम्फसाइज किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे फॉर मरीन फिशरीज डेवलपमेंट। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।